नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक सीरीज़ में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सीरीज़ में कश्मीर के उन साइंटिस्ट से बात करते हैं जो साइंस के डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं। जब से साइंस दुनिया ने ये इंसान या लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जुनून, इसकी सीक्वेंसिंग पढ़ ली, इसको देखा, तब से मैक्सिमम साइंटिस्ट जेनेटिक्स में काम करते हैं। तो आज इस हवाले से हमने एक और साइंटिस्ट से को दावत दी है, डॉक्टर अब्दुल वाजिद भट्ट साहब, जो जेनेटिक्स में काम करते हैं। जेनेटिक्स पढ़ी है शुरू से, बेसिकली बायोकेमिस्ट हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी के सीरी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। डॉक्टर वाजिद साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के बहुत बहुत शुक्रिया इस साइंस टॉक सीरीज में। बहुत शुक्रिया, खुशकिस्मती। तो हम शुरू इस बात से करेंगे कि इस वक्त जो ट्रेंड है जेनेटिक्स के हवाले से रिसर्च की, उसके गोल पोस्टर्स कहाँ कहाँ बिखरे हैं? बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत कुछ बाकी भी है इसमें अभी करने का। जैसे कि आप इस सीरीज में भी देखेंगे, आपको लगेगा शायद सब एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे पूरी डिटेल के साथ, हर किसी ने अपना अपना फील्ड चुना है। जी, बेसिकली आपको पता होगा कि हम हर कोई बोलता है कि सारी इन्फॉर्मेशन तो डीएनए में है, डीएनए में ही सब इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है, लेकिन फिर डीएनए से ये इन्फॉर्मेशन कैसे डिकोड होती है, हम बेसिकली उसी पे काम करते हैं। और उसके भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। अगर हम देखेंगे, मैं अपनी बॉडी की एग्जांपल लूँगा। अगर मैं डीएनए लूँगा अपने लंग सेल से, या कोई भी ऑर्गेनिज्म लगा, लंग से लेगा, लीवर से लेगा, न्यूरॉन से लेगा, लेकिन डीएनए तो सेम रहेगा। लेकिन फिर अलग अलग सेल कैसे बनती है? इन्फॉर्मेशन तो डीएनए में सेम ही है, फिर अलग सेल क्यों बनेगी? तो उसके लिए कि जो डीएनए इसमें जिसमें ये इन्फॉर्मेशन है, उसको एक्सप्रेस एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होते हैं, कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन। तो उसकी वजह से डिफरेंट फिनोटाइप्स होता है। डीएनए में इन्फॉर्मेशन तो डीएनए में है, वो सबको पता है, इन्फॉर्मेशन डीएनए में है, लेकिन फिर कैसे ये एक्सप्रेस होती है, किस स्टेज पे कौन सा कंट्रोल होना चाहिए, उसी पर बेसिकली हम बात करें। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे बाकी रिसर्चर सेंटर में अलग अलग फील्ड पे, आपको लगेगा शायद तो सारे तो बोलेंगे हम एपिजेनेटिक्स में काम करते हैं, जेनेटिक्स में काम करते हैं, लेकिन उनका अलग अलग सब डोमेन होगा कि हर कोई अपना अपना स्पेसिफिक फील्ड होगा जिसमें वो एक्सपर्ट होगा। लेकिन अगर हम ब्रॉडर टर्म्स की बात करेंगे, वो जेनेटिक्स होगा, कोई डायरेक्टली जेनेटिक्स होगा, कोई मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स होगा। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी कोई करेगा रेप्लिकेशन पे काम, जैसे जब डीएनए के 2 कॉपीज कैसे बनते हैं, कोई करेगा ट्रांसक्रिप्शन पे काम, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, कोई करेगा फिर ट्रांसलेशन पे काम, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। तो हर जगह पर, हर डिफरेंट फील्ड्स पे डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, अपना अपना इंटरेस्ट है उसमें। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं, ये जो जेनेटिक्स का साइंस वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन साइंस जब कोई चीज़ बनाता है उसका इस्तेमाल बड़ा आसान होता है। ये मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन बनने के प्रोसेस क्या है, इसमें कौन से हार्डवेयर लगा है, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर लगा है, वो अलग साइंस है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं। और लेकिन जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वाजिद साहब बता रहे हैं कि बेसिकली ये जो जीन होता है, जीन एक बहुत बड़ी किताब होती है, बहुत बड़ी किताब, बहुत मोटी किताब अगर उसको बनाया जाए, और बहुत लंबी किताब, और इसमें हर ज़िंदगी के हर चीज़ के हवाले से कोई ना कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन, मतलब मान लीजिए ये जीन को अगर किताब में तब्दील करें, ये एक ऐसी मोटी किताब बन जाए जिसमें एक चैप्टर फिजिक्स का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा, एक लाइफ साइंस का होगा, एक एस्ट्रोनॉमी का होगा, एक एस्ट्रोलॉजी का होगा। और फिर मसला ये है कि जब ये किताब डिकोड हो जाती है तो एस्ट्रोलॉजी वाला एस्ट्रोलॉजी ही चैप्टर पढ़ता है, बाकी चैप्टरों की तरफ देखता नहीं है। डॉक्टर साहब के कहने का वही मतलब है। और इसको कंट्रोल करने का जो सिस्टम कोई है, उसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं, जिसमें ये काम करते हैं। लेकिन डॉक्टर वाजिद साहब, एपिजेनेटिक्स पे बात करने से पहले या आपके कोर कंपिटेंस के हवाले से बात करने से पहले मैं ज़रूर जानूँगा कि आपका जो सफ़र रहा स्कूल से लेकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, आपने पीएचडी किया, आपने डॉक्टरेट पोस्ट डॉक किया, लेकिन ये जो कहाँ गए आप, अपने पढ़ने का सिलसिला कैसा रहा यहाँ तक, सीरी तक पहुँचे? स्कूलिंग तो बेसिकली हमने अपने जो होम टाउन है त्राल, वहीं से की है। उसके बाद हम बैचलर्स तो अमर सिंह कॉलेज से बैचलर्स किया, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर, और फिर यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वहाँ से मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद आपको तो पता होगा, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, वहाँ पर एज जूनियर रिसर्च फेलो काम किया मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स में। और फिर वहाँ से पीएचडी के लिए गए हम कनाडा। वहाँ पर लावाल यूनिवर्सिटी में हमने पीएचडी किया, लावाल यूनिवर्सिटी। फिर उसी लावाल यूनिवर्सिटी के कैंसर रिसर्च सेंटर में हमने पोस्ट डॉक भी किया। और पोस्ट डॉक
के वक्त ही पोस्ट डॉक का जब हमारा तीसरा साल है, तो ये जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में बोला रामानुजन फेलोशिप, तो उसके लिए हमने अप्लाई किया। आपको तो पता ही होगा, वेरी कॉम्पिटिटिव फेलोशिप है, उसमें अप्लाई किया, वी गॉट दैट फेलोशिप। तो उस फेलोशिप आने के बाद ही तो हमने वापस कश्मीर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। आपकी बेसिक तालीम सरकारी स्कूल में हुई? नहीं, वो प्राइवेट स्कूलिंग, मतलब आई मीन मैट्रिक तक तो प्राइवेट स्कूल था जो लोकल गाँव का था, फिर हायर सेकेंडरी त्राल जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी त्राल है इसके बाद। तो आप हमेशा साइंस ही पढ़ते थे? हाँ, हमेशा साइंस ही। जब मतलब 11th 12th से उस टाइम स्पेशलाइजेशन आती है, मेडिकल नॉन मेडिकल, तो आपको पता है, तो उस टाइम मेडिकल चूज़ किया था। अच्छा। तो तब से लेकिन डॉक्टर नहीं बने? डॉक्टर नहीं बने। कोशिश की बनने? हाँ, ऑफ कोर्स उस टाइम तो सब लोग ही कोशिश करते थे, लेकिन इंटरेस्ट तो बायोकेमिस्ट्री में उसी टाइम से हुआ था। तो उसके बाद मास्टर्स किया फिर बायोकेमिस्ट्री में। तो डॉक्टर माजिद साहब, हम अब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बायोकेमिस्ट्री तो ठीक है, बायोकेमिस्ट्री वो साइंस है जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हर इंसान की अपनी अपनी केमिस्ट्री है। लेकिन जब आपने पीएचडी किया, तो पीएचडी में आपने काम किस चीज़ पर किया? पीएचडी में स्पेसिफिकली जब हमने पहले ये बोला कि जीनोम में सब कुछ होता है। आप अगर पता होगा ये कि जीनोम का अगर हम देखेंगे लेंथ कितनी है, जीनोम अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, एटलीस्ट मिनिमम 2 मीटर्स का अगर हम लंबाई देखेंगे, ठीक है। और जिस सेल में एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में होता है न्यूक्लियस में, वो माइक्रोमीटर्स का है। तो इंफॉर्मेशन है जीनोम में, 2 मीटर का जीनोम है, लेकिन वो स्टोर कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में। अगर हम उसको ऐसे टैंगल करके न्यूक्लियस में जाएंगे, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। नेचर हैज़ चोजन अ वे, कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि उसको न्यूक्लियस में डालो, फिर लेकिन ऐसे टैंगल करके भी नहीं डाला उसमें, फिर उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया है, क्योंकि जिस टाइम हमें कोई इन्फॉर्मेशन उसमें से चाहिए हम इजीली उसको निकाल सकें। तो वही बेसिकली कोर फील्ड यही था, जो किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियस में कैसे ऑर्गेनाइज होता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह इम्पॉर्टेंट है इसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस होने के लिए। तो वही था मेरा स्पेसिफिक फील्ड जब हमने अगर आप आज भी देखेंगे ना, अगर आप बायोलॉजी के किसी भी स्टूडेंट से बात करेंगे, 10-20 साल तक जो भी टेक्स्ट बुक्स है उस टाइम ये बोलते थे, मैंने जो पहले ही बोला था आपको, ट्रांसक्रिप्शन इज़ द फर्स्ट प्रोसेस जब जीन एक्सप्रेस होता है। उस टाइम बोलते थे सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बार ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई फिर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो हमने पीएचडी के दौरान किया कि जो इलांगेशन स्टेप है, that is even regulated and the regulation there is much more complex. So हमने कुछ 2-3 मेन प्रोटीन्स पे काम किया है उस टाइम पे, जो ड्यूरिंग वी कॉल इट ट्रांसक्रिप्शन इलांगेशन, उस स्टेप पे कंट्रोल करते हैं जीन एक्सप्रेशन। अगर उस पॉइंट पे कुछ डिफेक्ट हो गया, सो दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर द सेल। तो वही मैसेज है कि कौन सा फैक्टर है इस ट्रांसक्रिप्शन इलांगेशन में जो जीनोम को पहले एक इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर है उसको डिकोड करता है, और लेकिन इसका स्ट्रक्चर परटर्ब नहीं करता, स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए। क्योंकि आपको जिस दौरान ये ट्रांसक्रिप्शन जो डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, ये डिकोड होती है, उस टाइम स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत परटर्ब होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिकोड करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स हमें चाहिए। लेकिन जैसे ही डिकोड हो गया वो वापस उसी पुरानी फार्म में आना चाहिए। अगर वो पुरानी फार्म में वापस नहीं आया तो सेल के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। तो टेक अवेज मेन तो यही था एग्जैक्टली। तो इसके आपके अलावा पूरी दुनिया, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही वैसी फील्ड है, और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई लैब दुनिया में ऐसी होगी जहाँ इस पर कोई, हाँ ऑफ कोर्स। तो और किसके बाकी में आपने लिटरेचर भी देखा होगा इसका कि कहाँ कहाँ काम हो रहा है, तो तब तक सिचुएशन क्या थी? कौन उस स्टेज तक पहुँच गया था जहाँ आप अपने काम शुरू किया? जब हमने ये काम शुरू किया, मैं कहूँगा ये फील्ड इस वक्त अपने पीक पे था। अगर आप उससे पहले 10 साल जाएं तो लोग ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन इलांगेशन स्टेप पे ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। इस टाइम जब मैंने शुरू किया पीएचडी, उस टाइम ये अपने पीक पे था। आप यूएसए ले लो, कनाडा ले लो, यूरोप ले लो, हर जगह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में इस पर किसी न किसी तरीके से काम होता रहा था। कोई ना कोई प्रोटीन नया डिस्कवर हो रहा था, हाँ ये भी इन्वॉल्व है, दूसरा प्रोटीन भी इन्वॉल्व है, कोई और बंदा नहीं, तीसरा प्रोटीन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें हज़ारों प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। हर कोई अपनी तरफ से नया प्रोटीन निकाल रहा था, और वो प्रोटीन फिर किस तरह काम करता है इस स्टेप पे, तो वो चलता रहता था। उस टाइम पीक था इस फील्ड का। तो फिर उसके बाद आपने पोस्ट डॉक शुरू किया? उसके बाद पोस्ट डॉक किया। में आपने क्या देखा? पोस्ट डॉक वाज बेसिकली उसी का एक्सटेंशन ही था, उसमें मतलब अगर हम पीएचडी की बात करें, कुछ खास प्रोटीन्स पे उस टाइम काम किया। पोस्ट डॉक पे चले जाने के बाद बाकी प्रोटीन्स और कौन से प्रोटीन्स इस क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है उन पे काम किया।
तो टेक अवे क्या था पोस्ट डॉक का? टेक अवे पोस्ट डॉक में भी यही था कि डिफरेंट किस्म के मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो उधर जब हमने पहले पीएचडी की बात करें, उसमें मेन फोकस था कि ये क्रोमेटिन जब ट्रांसक्रिप्शन होती है उस टाइम थोड़ा बहुत ये परटर्ब होता है, तो फिर कौन से फैक्टर्स इसको वापस अपनी फॉर्म में लाते हैं। पोस्ट डॉक के में हमने फिर बहुत से और फैक्टर, जैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस कौन सी होती हैं, जो ओवरऑल हम पहले तो सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन का था, इसमें कि ओवरऑल जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है वो कैसे मेंटेन रहता है, इंटेग्रिटी कैसे रहती है क्रोमेटिन। तो आपने जिस लैब में काम किया वहाँ जो आपके मतलब यूजुअली क्या होता है कि अच्छे उस्ताद अच्छे बच्चे पैदा करते हैं, अच्छे स्कॉलर्स को ही तरबियत देते हैं। उसी से हम सीखते हैं। कोई बड़ी चीज़ जो आपने वहाँ सीखी इतनी बड़ी लैब में? लैब्स में उसलिए बेसिकली थोड़ा बहुत मैं कहूँगा सच में कि थोड़ा कल्चरल शॉक भी लगा वहाँ पर, क्योंकि हमारा यहाँ कल्चर है कोई भी थोड़ा बहुत काम करता है तो उसको फिर अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझता है। ये हमारा कल्चर है यहाँ पर, थोड़ा भी कुछ भी कंट्रीब्यूट किया, चाहे सोसाइटी में किया, कंट्रीब्यूट नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, फिर पता नहीं उसका क्या होता है। वहाँ मैंने जो खासकर जो रिसर्चर, जो प्रोफेसर, बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे, उनकी जो सिंपलिसिटी थी और खुद बेंच पे काम करते थे, उससे बहुत मुतासर हुआ मैं, बहुत मुतासर। रात के 12 बजे हमें ज़रूरत पड़ेगी, दे विल बी जस्ट वन कॉल अवे, उनको फ़ोन करो, सर ये प्रॉब्लम है, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसी टाइम देंगे। हर टाइम अवेलेबल थे और बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी थी और खुद इन्वॉल्व होते थे काम में, बड़े बड़े। एक चीज़ मैं एक ज़रूर पूछूंगा कि देखिए इतनी पूरी दुनिया जेनेटिक्स पे काम कर रही है और जेनेटिक्स में लास्ट जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ था जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद वो ये हुआ था कि क्रिस्पर मेथड हो गया था, exactly. वो आया था जिसकी वजह से हम एडिटिंग कर सकते हैं, भी काम करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं बाकी। तो इसके बाद कोई इज देयर सम काइंड ऑफ लैंडमार्क डेवलपमेंट इन जेनेटिक्स? आई थिंक जो अभी पीक है अभी क्रिस्पर का ही है, क्रिस्पर का इस वक्त पीक है, क्योंकि इसकी वजह से हम कोई भी जीनोम कहीं पर भी एडिट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में क्रिस्पर का बहुत ज़्यादा रोल होगा जो जेनेटिक डिजीज़ है उनको क्योर करने में, क्योंकि ईजिली हम कहीं पर भी जीनोम को टारगेट कर सकते हैं, उसका अगर म्यूटेशन हो या कुछ हुआ है उसको ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मेरे ख्याल से पीक है क्रिस्पर का ही। तो कितना टाइम ऐसे आपका अंदाज़ा है, यंग साइंटिस्ट, आपको कोई अंदाज़ा है कि वो दौर कब होगा जब लोग दवाइयों के बजाय मॉलिक्यूल्स की तलाश में जाएंगे कि ये मॉलिक्यूल मेरे लिए ठीक है तो इससे मेरी बीमारियां दूर हो जाएंगी? ऐसे टाइमलाइन तो बताना मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है 1-2 डिकेड्स में तो पीक होना चाहिए, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट होती है 1-2 डिकेड्स में तो मेरे ख्याल से इस डायरेक्शन में अच्छी खासी तरक्की होगी। अब अखबार में अजीब की बातें आती हैं, खैर वो साइंटिफिक जर्नल्स में नहीं आती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम उम्र को तस्खीर करेंगे, उस पर फतह पाएंगे, हम जब मरना चाहें तब मरेंगे, कि मतलब ये जेनेटिक्स के साथ ही है क्या? जेनेटिक्स हम ये कह सकते हैं कि लाइफ को तो इलांगेट हम कर सकते हैं कुछ अपना लाइफस्टाइल चेंज करके या कुछ करके, ताकि जीन्स पे असर, वो डीएनए पे असर ना हो, लेकिन कि हमेशा के लिए ज़िंदा रहें अभी तक साइंटिफिकली ये कुछ प्रूव नहीं है। हाँ, कोई चेंजेस ऐसे कर सकते हैं कि आपकी उम्र थोड़ा लंबी हो जाए, इसमें अभी डायरेक्ट एविडेंस है, कौन से जीन है इन्वॉल्व इसमें ताकि सर्वाइव आप लॉन्गर टाइम के लिए करें, लॉन्गर टाइम, लेकिन इमोर्टल बना सकते हैं अभी डायरेक्टली कोई एविडेंस नहीं है, डायरेक्टली कोई एविडेंस नहीं। तो आखिर में डॉक्टर वाजिद साहब मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि आप जब आपका सफ़र जो डांट सरातराल से शुरू हुआ, उसके बाद आप बाहर चले गए, उसके बाद आप अब्रॉड गए, उसके बाद आपने एक बहुत ही कम्पिटिटिव फेलोशिप हासिल करके यहाँ वापस आ गए कश्मीर में काम करने के लिए। तो जब से आप कश्मीर में हैं तो आप काम क्या कर रहे हैं, मतलब किस पर काम कर रहे हैं, मतलब किस स्टेज पे काम है? तो मैंने जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल की थी कनाडा में, तो मैं वही एक्सपर्टीज़ लेके उसी टाइप का काम यहाँ पर भी मैंने शुरू कर दिया है। तो बेसिकली मैंने आपको यही पहले भी बोला था कि जब ये जीन एक्सप्रेस होता है, जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है, जब ये डिकोड होती है, उसकी प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ब्रॉडली स्पीकिंग, और हर जगह कंट्रोल रहता है। तो मैंने अभी आपसे इस बारे में बात की, जब ये ट्रांसक्रिप्शन होती है, ये जो मैंने बोला क्रोमेटिन, जब हम जीनोम की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर डीएनए एज सच डीएनए नहीं होता है,
इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और इसके साथ प्रोटीन्स भी होते हैं। वो प्रोटीन्स इसको एक तरह से प्रोटेक्ट भी करते हैं ताकि कुछ डीएनए में डैमेज ना हो, और जब ये एक्सप्रेस होती है इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कंट्रोल भी कर लेते हैं उसको। तो जब जिस टाइम पे ये जीन एक्सप्रेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से आरएनए बनता है, इसका क्रोमेटिन, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज होता है। अब जब ये ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप खत्म हो गया, ये इट इज़ नेसेसरी फॉर द सेल कि क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। अगर ओरिजिनल पोजीशन में ना आ जाए तो सेल के साथ क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, जीनोम में क्या क्या हो सकता है, उसी पे बेसिकली हम कार, और कौन से फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट कि इसको वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाएं, जो सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हीं फैक्टर्स पे हम काम कर रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब, ये तो ज़रूरी होगा कि आप तो इतने बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, तो आप एक तजुर्बा लेके आए, तो ये ज़रूरी है कि आप यहाँ नए स्कॉलर्स को तैयार कर रहे होंगे। तो आपके जो स्कॉलर हैं तो वो किन चीज़ों पर काम करते हैं? तो डिफरेंट, जो मैंने अभी बोला कि बहुत से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इस क्रोमेटिन को अपने प्रोसेस वापस अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लाने के लिए। जैसे में हम बोल रहे हैं कि एक प्रोटीन है हिस्टोन मेथिल ट्रांसफेरेज सेट 2, तो वो कैसे रेगुलेट करता है उस पर एक स्कॉलर काम करता है। दूसरा है एटीपी, वी कॉल इट एटीपी डिपेंडेंट क्रोमेटिन रिमॉडलर, वो उसकी फंक्शन कैसे रेगुलेट होती है उसका दूसरा स्कॉलर उस पर काम करता है। इसलिए तीसरा स्कॉलर है एक प्रोटीन काइनेस पे काम करता है। उस प्रोटीन काइनेस का रोल मैंने पीएचडी में इनिशियली डिस्कवर किया था, उससे पहले उस तरह का डिस्कवर नहीं हुआ था। उस प्रोटीन काइनेस का रोल है इसमें आपने पहली बार डायरेक्ट बिल्कुल इसमें पीएचडी में हमने किया था कि इसका रोल डायरेक्टली है। एक्सप्लेन कीजिएगा जो आपने ये नई चीज़। तो मैं अब करूँगा अब किस तरह से वो प्रोटीन काइनेस रोल करता है, वो तीसरा स्कॉलर उस पर काम करता है। तो बेसिकली जब मैं पीएचडी स्टार्ट कर रहा था उस टाइम कुछ फैक्टर्स का पता था हमें, अगर मैं नाम भी लूँगा आपको तो पता नहीं, शायद SPT6 था बोलते थे, SPT2 बोलते थे, बहुत से प्रोटीन्स है। बेसिकली दीज आर हिस्टोन चैपरॉन्स। ये जो मैंने पहले ही बोला था कि ये जो जीनोम है इट इज़ डीएनए एंड प्रोटीन। ये हिस्टोन चैपरॉन्स क्या करते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स को साथ बाइंड करके उसको डीएनए पे लाते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये उस टाइम नोन था कि ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फैक्टर्स इनकी फंक्शन कैसे रेगुलेट होती है। तो मैंने उस टाइम डिस्कवर किया था कि मैं जब इनको जो सेल में इनका नेटिव फॉर्म है, जब मैंने उनको प्यूरिफाई किया तो मैंने उसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री में भेज दिया, तो मुझे पता चला कि इसमें एक काइनेस हमेशा साथ रहता है, प्रोटीन काइनेस CK2। तो उससे पहले वो डिस्कवर नहीं, ये प्रोसेस डिस्कवर नहीं होता। तो प्रोटीन काइनेस बेसिकली क्या करता है, ये एक इन प्रोटीन्स को मॉडिफिकेशन करता है। तो जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता करता है, ये फास्फोरिलेशन करता है। जब मैंने प्यूरिफाई किया तो उस टाइम पता नहीं था कि ये इन प्रोटीन्स को प्यूरिफाई फास्फोरिलेट करता है या इसका क्या रोल है। तो उस टाइम मैंने जब डिस्कवर किया, फिर हम उसको हमने डीप किया, तो हमें पता चला कि हाँ ये प्रोटीन काइनेस है, बेसिकली इन प्रोटीन्स को फास्फोरिलेट करता है, और जो फास्फोरिलेशन इन प्रोटीन्स की फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम मैंने एक प्रोटीन पे किया था, फिर हमने डिस्कवर किया कि एक ही प्रोटीन नहीं है, बहुत से प्रोटीन्स के साथ ये प्रोटीन काइनेस बाइंड होता है। एक स्कॉलर हमारा ये भी इस वक्त उस पर काम कर रहा है, किस किस प्रोटीन के साथ ये बाइंड कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो हमारे साइंसेज में पीएचडी होते हैं, हर पीएचडी का ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर एक पीएचडी एक डिस्कवरी हो, एक इन्वेंशन हो या एक इनोवेशन हो। बेसिकली साइंस इज़ एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ एंड द यूनिवर्स। तो इसमें इंसान इतना छोटा है इसको समझने में कि मुझे लगता है कि अपने जिस्म का भी शायद 1 या 2% अभी तक पूरी तरह से समझ पाया होगा। अब ये जो लोग स्कॉलर जो पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी में ये लोग एक छोटी सी गुत्थी सुलझा देते हैं, और वो भी बड़ी बात है कि ह्यूमैनिटीज़ की तरह नहीं हो सकता कि इसमें एक बड़ी सी थिक किताब आ जाए। कोई पीएचडी तो 4 सफ़ों में भी हो सकता है, 10 सफ़ों में भी हो सकता है। तो खैर डॉक्टर वाजिद साहब, आप एपिजेनेटिक्स पे काम करते हैं, आप बहुत सारे हमारे नए स्कॉलर्स को ट्रेन कर रहे हैं, आपके सुपरविजन में नया काम कर रहे हैं, नई चीज़ तलाश कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही कोई नया ब्रेक थ्रू हो आपकी लैब से, और वो तब हम फिर बात करेंगे। लेकिन एक बात जाते हुए ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब का है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप पहले काम करते थे? जब हमने ज्वाइन किया, ऑनेस्टली बात, जब हमने ज्वाइन किया था उस टाइम तो
उतना अच्छा नहीं था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से आप अगर आप देखेंगे सीरी के में आप विज़िट भी करेंगे, इट इज़ एट पार विद दोज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो वर्ल्ड में आप कहीं पर भी देखोगे। हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया है पिछले 2-3 सालों में, और इससे क्या होगा इंशाल्लाह अब आप देखोगे इन फ्यूचर जो हमारे रिज़ल्ट्स आएंगे वो भी आप खुद नज़र आएंगे, जो स्पीड होगी काम की वो भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अभी वी कैन नॉट से कि उतना अप टू द मार्क है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में बहुत हमने इम्प्रूव किया और हमारे पास कुछ बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स अब भी आ रहे हैं और बहुत जल्द हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो डॉक्टर वाजिद साहब, आपका बहुत ही शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया और अपनी एक्सपीरियंसेस और अपने इल्म के हवाले से और अपनी खोज के हवाले से हमारे साथ इतनी सारी एक्सपीरियंसेस शेयर की। हम आपके नहायत ही मशकूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।